वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों की जानिब से भरपूर मुहिम जारी है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी कश्मीर में मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब भी कर रही हैं और इस दौरान वो वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद कर रही हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठा रही हैं। क्या मरियम नवाज की ये हिकमत अमली उनकी जमात को इन इंतखाबात में बड़ी कामयाबी दिलवा सकती है? वो अपनी तकरीरों में आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी का तस्करा भी कम ही कर रही हैं। हमारा सवाल ये होगा कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जारी है, मरियम नवाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद, क्या मरियम नवाज कश्मीरी वोटर्स को कायल करने में कामयाब हो जाएंगी? मेहमानों में आपसे करवाई देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अतर काजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी। मरियम नवाज का जो लबो लहजा है, जिस तरह वो तनकीद कर रही हैं इमरान खान पर, क्या लग रहा है कश्मीरी वोटर्स कायल हो जाएंगे? देखिए, कश्मीरी वोटर तो पिछली बार भी कायल हो गए थे और उन्होंने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कामयाबी हासिल की थी। ग़ालिबन उनके पास 31 सीट्स थी, 27 चाहिए, 31 सीट थी। लेकिन इस बात से मैं ज़रा सा रिजर्वेशन है मेरी कि वो कंटेंट क्या है तकरीर का। क्या तकरीर का कंटेंट वही है जो आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात हो रही है? क्या मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उस पर खुल के बात हो रही है? क्या अपना लाए अमल आप पेश कर रहे हैं? आप क्या करेंगे आके इक़्तिदार में? पहले भी इक़्तिदार में आ चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, ये भी आ चुके हैं। PTI को भी 3 साल देख लिया हमने। एक आलीशान तकरीर के बाद हमें और कुछ नहीं मिला। इसी तरह सूरत हाल ये है कि आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, आप राय शुमारी के लिए किस तरह आगे बढ़ेंगे, आप किस तरह कश्मीरी आज़ाद कश्मीर को किस तरह मॉडल बनाएंगे, आप एक नमूना बनाएंगे तरक्की का और एम्प्लॉयमेंट का और महंगाई के ख़ात्मे का, किस तरह बनाएंगे आप? ये तो आपके पास है, आपके हाथ में चीज़ें हैं। आप जो हैं वो सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट हैं, बिल्कुल कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पाकिस्तान का है। लेकिन आप आज़ाद कश्मीर को किस तरह बनाना चाहेंगे? अच्छा इलाका, एक ऐसा इलाका जो मकबूजा कश्मीर के लिए काबिल तकलीद हो और वो कहें कि देखें आज़ाद कश्मीर में ये कितना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन बिटरनेस बहुत ज़्यादा है तकरीर के अंदर। अभी इमरान खान जाएंगे, वो भी एनआरओ की बात करेंगे, वो भी कर्ज़ों की बात करेंगे, वो भी बात करेंगे कि पैसा खा गए और मुल्क से भाग गए और फ्लैट्स की बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इन तमाम तकरीर में, तीनों तकरीर में, जो आने वाली तकरीर है और जो गुजरने वाली तकरीर है, कोई ऐसा कंटेंट है जो मकबूजा कश्मीर के अवाम को अट्रैक्ट करेगा, जो उनको भाएगा। मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के लोग आहिस्ता पैसिव हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। ठीक हो गया। जैनब साहब, ना कोई दावा ना कोई वादा, बस तनकीद। क्या कश्मीर का इंतखाब जीतने के लिए ये काफ़ी होगा मरियम नवाज साहिबा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ सियासत जो है वो यही गई है कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। आप PTI का देख लें, PMLN का देख लें और पीछे जितने जलसे जुलूस जो कुछ होता रहा यहाँ पे, उसमें यही सियासत थी, कीचड़ उछालना एक दूसरे पे, और मसाइल के बारे में या उनके हल के बारे में कोई बात नहीं की गई। यहाँ भी कश्मीर में यही मसला है। कश्मीर में या किसी भी जगह पे डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग चाहते हैं कि उनके इलाके जो हैं वो कनेक्ट हों, सड़कें बने। कश्मीर में ये चीज़ बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, और ना सिर्फ कनेक्शन का बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पे सिविक फैसिलिटीज़ वगैरह भी सवाए मुजफ्फराबाद के बाकी जगहों पे ना होने के बराबर हैं। तो वो चीज़ें भी लोग मांगते हैं जब वो बड़े शहरों में आते हैं, देखते हैं सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा बर्निंग इशू है वो है कश्मीर के मसले का हल। अब ये जब से कश्मीर के मामले में ये आर्टिकल 370 वगैरह का ये भारत ने एब्रोगेशन वगैरह की, तो उसके बाद से लोग बहुत सारी मायूसी में चले गए। लोगों को ये लगता है कि जैसे भारत इस मसले को हजम करता जा रहा है। चुनांचे उसके बारे में वो इन लोगों से सुनना चाहेंगे कि ये जो बाद में पैदा हुई है सूरत, उसके बाद ये क्या हुकूमत क्या लाएमल करेगी, या ये पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो ये क्या करेंगे, इस सिलसिले को कैसे रोका जाएगा। क्योंकि मोदी तो
एक स्टेप आगे और फिर उसके बाद अगला स्टेप के लिए वो तैयार है। तो ये वो चीजें हैं जिन पे बातचीत कोई करे, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल बिल्कुल होती नहीं, तो इसमें फिर आप देखेंगे कि लोकल सतह पे जो भी लोग अपने अपने जिसका वोट बैंक है वो कामयाब होंगे, और कुछ हुकूमत का जो हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है, वो जब हुकूमत उनसे कुछ पैसे वैसे रिलीज कर देती है, कहीं को थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का काम करवा देती है, तो हमेशा जो हुकूमत बैठी है वो मरकज में जो हुकूमत है वो जीत जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीरें जो कुछ भी है, ये चूंकि इनकी रेलेवेंस भी इतनी नहीं है, तो इस वजह से कोई इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। आखिर में आके आपको वो बड़ा एक ट्रेडिशनल सा रिजल्ट मिल जाएगा जो पहले भी मिलता आ रहा है। तो लगता तो यही है। आगे आप देख लीजिए कि हालात अगर बदल जाएं किसी वजह से और कोई नई चीज निकल आए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी ट्रेंड यही लगता है। ठीक हो गया। डॉक्टर नासिर महमूद साहब, जैसा कि जन कह रहे हैं कि इन तकरीरों का शायद कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो और जो नतीजा है वो वैसा ही रवायती होगा जैसा कि अब तक होता आया है। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? जी बिल्कुल मुमकिन है। जो 2-3 मुमकिनात हैं उनमें एक इम्कान ये भी है, लेकिन जो आपका असल सवाल है कि इनकी तनकीद और फिर ये कि कायल करने में कामयाबी या नहीं और उसका इंतखाबी सियासत पे क्या असर पड़ेगा, तो पहले तो ये देखते हैं कि इनकी तनकीद में 2-3 जो अहम नुकात इन्होंने उठाए वो नुकात क्या हैं। इनका चूँकि नून लीग की वहाँ पर हुकूमत रही है, तो एक तो उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो हमने अच्छा काम किया है और हमें वोट मिलने चाहिए, लेकिन जो तनकीद उन्होंने खान साहब की हुकूमत पे की है उसके 3 अहम नुक्ते हैं। एक नुक्ता तो ये था कि खान साहब का बयानिया जो है वो पिट चुका है या ये धड़ाम से गिर चुका है, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। दूसरा नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि जी खान साहब की हुकूमत में मईशत को रिवर्स गियर लग गया है। और तीसरा नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि जी कश्मीर का इतना बड़ा वाक़या हुआ है, मोदी ने किया है, उसको यकतरफ़ा तौर पर उसका इल्हाक़ कर लिया है और खान साहब की हुकूमत इस बारे में कुछ नहीं कर सकी। तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो कायल होने की हम बात कर रहे हैं, तो कायल लोगों के कायल होने या ना होने का ताल्लुक बड़ी हद तक इससे भी होता है कि जो तनकीद की जा रही है तो वो हक़ायक़ पर मबनी है या नहीं। बाज़ दफ़ा तो लोग गलत बयानी से भी कायल हो जाते हैं, लेकिन ये जो तीनों बातें जो मैंने इस वक्त दोहराई हैं, इनमें बड़ी हद तक सदाकत है। सदाकत इस तरह से है कि जो बयानिया इन्होंने कहा कि धड़ाम से गिरा है, वो बयानिया था क्या? खान साहब का बयानिया वही करप्शन के गिर्द घूमता है बार बार कि हम करप्शन को रोकेंगे, और उस सिलसिले में उन्होंने जितने केसेस बनाए, मरियम साहिबा ने उसकी भी बात की कि जितने लोग हमारे पकड़े गए थे उसमें से ज़्यादातर लोगों के ख़िलाफ़ ये साबित नहीं कर सके। तो उस बयानिया में अब जो 3 साल से ये चला रहे थे करप्शन का, वो वाकई में उसमें अब कोई दम रहा नहीं है। दूसरी बात ये कि जो दूसरा नुक्ता था कि मईशत को रिवर्स गियर लग गया है। अब ये 2018 में जहाँ पर मईशत थी, अभी तक ना जीडीपी के हवाले से हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ना ग्रोथ के हवाले से वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये बात भी सही है कि रिवर्स गियर लगा है। हालांकि कोरोना के बावजूद इनको अच्छी खासी इमदाद भी मिली, लोगों ने कर्जे इनके एक्सटेंड कर दिए, सऊदी अरब से इमदाद मिली, चीन से इमदाद मिली, लेकिन उसके बावजूद ये मईशत को खड़ा नहीं कर पाए। और तीसरी बात भी उनकी मरियम की ठीक है कि ये कश्मीर के मामले पे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। तो अब सवाल ये है कि तनकीद तो इन्होंने कर ली मरियम ने, लेकिन जो मैं चुगताई साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आप ये तो बताएं ना कि आपका अपना लाहेअमल क्या है। उस सिलसिले में नून लीग भी कोई खास अपना लाहेअमल दे नहीं सकी है। यानी कश्मीर का देखें मसला जहाँ पर खड़ा हुआ है, ये 70-75 साल से वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब सियासी जमातों को एक कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है, कोई एक खास लाहेअमल देने की ज़रूरत है कि आप क्या करेंगे। आप क्या लड़के कश्मीर पे कब्जा करेंगे उनके, या लाइन ऑफ कंट्रोल को आप हतमी बॉर्डर तस्लीम करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहता, बस वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहते रहते हैं, लेकिन वो किस तरह से बनेगा उस बारे में कोई भी पार्टी, नून लीग हो, पीपी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी वो वाज़ेह लाहेअमल दे नहीं पा रही है। अच्छा, और जो कायल होने, आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो आपने कायल होने की बात की, देखें कायल होना या ना होना इतना अहम नहीं है। ज़्यादा अहम ये बात है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना हों, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें तहरीक, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 10-12 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उनमें ज़्यादातर में तहरीक इंसाफ हारी है। तो लेकिन हमने ये देखा कि गिलगित में जो है वो पीपुल्स पार्टी के बारे में सारे ये इंडिकेटर्स थे कि पीपुल्स पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीत सकी। तो अब देखना ये है कि लोग कायल अगर हो भी जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग कायल हो गए तो वो इलेक्शन भी जीत जाएंगे। बिल्कुल मुमकिन है कि लोगों को कायल होने के बावजूद भी वो इलेक्शन
उनको ना जीतने दिया जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं काज़मी साहब, ये जो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत है, तनकीदी सियासत है, क्या ये हिकमत अमली मरीम नवाज साहिबा को कामयाब कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक मरीम नवाज साहिबा की हिकमत अमली का ताल्लुक है, वो सियासत को हमसे ज़्यादा समझती हैं। आपको पता हो कुछ बरस कबल हमने सुना था कि वो सियासियात में PhD भी कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं उनको मशवरा दे सकूँ कि उनकी ये हिकमत अमली कामयाब होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हमारे माशरे के अंदर और बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हो गई हैं ना, तो ये इल्ज़ामात की सियासत और तनकीद बराए तनकीद की सियासत भी इर्रेलेवेंट हो जाएगी। अभी जितने भी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं और जो लोग ये देख भी रहे होंगे, सब खबरें सुनते भी हैं, खबरें पढ़ते भी हैं। कोई 3 पॉलिसीज़ बता दें कि टैक्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और सेहत के हवाले से आज़ाद कश्मीर में क्या पॉलिसीज़ दी गई हैं। लोग ये सुनना चाहते हैं। अब लोगों को अब ये नहीं है कि जी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आप लगाते रहें। बिलावल साहब आए, उन्होंने भी बड़ी सख्त ज़ुबान वहाँ पे इस्तेमाल की, लेकिन क्या आपके अपने क्या प्लान्स हैं? और दूसरी बात यह है कि ये जो इंतखाबात हैं ना, ये मकबूजा कश्मीर को हासिल करने के लिए इंतखाबात नहीं हैं। ये इंतखाबात हैं जिसके बाद हमने जो हुकूमत वहाँ पे बनानी है, उससे मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये मैसेज देना है कि देखें यहाँ पे कितनी अच्छी गवर्नेंस हो रही है, यहाँ पे सेहत का निज़ाम कितना अच्छा है, यहाँ पे टैक्स का निज़ाम कितना अच्छा है, यहाँ पे तालीम का निज़ाम कितना अच्छा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन तकारीर में सामने आनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही और वही इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात की सियासत हो रही है। और यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि मरीम नवाज साहिबा वहाँ पे इक़्तिदार में हैं, उनकी जमात इक़्तिदार में है, तो वो इस वक्त एज ए वहाँ पे हुक्मरान जाके वहाँ पे वो बात कर रही हैं। वो ये अगर वो ये समझते हैं कि वो वहाँ पे अपोजिशन की सियासत करके उनको कोई फ़ायदा होगा, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि उनकी जमात वहाँ पे इक़्तिदार में, अगर किसी ने डिलीवर करना था तो वो उनकी अपनी जमात ने करना था। ठीक हो गया। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के जलसों में नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके ख्याल में ये कोई इख्तलाफात इसकी वजह हो सकते हैं या फिर कोई हिकमत अमली? नहीं, पहले मरहले में मरियम ने जाना था, जब मरियम वापस आ जाएंगी तो फिर दूसरे मरहले में वो जाएंगे। पिछले इंतखाबात में जब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ इकट्ठे भी मुहिम चलाते थे तो दोनों अलग अलग जलसों में ख़िताब करते थे, एक ही जगह दोनों बहुत कम जाते थे। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, उनके यहाँ हमेशा से ही ऐसे रहा है। और एक जगह एक जाता है, एक जगह एक जाता है। दूसरी बात यह है कि सब ने कहा कि वो बड़ी तनकीद कर रही हैं और उस तनकीद से कायल कर लेंगे। कायल तो वो गंडापुर जो नोट कैश बांट रहे हैं और एक वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए के जो बोली लगा रहे हैं, कायल तो लोग उससे होंगे। लोग कोई दलील से थोड़ी कायल होंगे, लोग उन नोटों से कायल होंगे जो वफाकी वज़रा वहाँ जाके बांट रहे हैं और जिसकी फुटेज सबके सामने आ रही है और जो आलमी सतह पर कश्मीर का मुकदमा जीतने के लिए हमारे लिए बड़ी कारआमद साबित होगी कि हमारे वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर में जाके बोलियां लगा रहे हैं और पैसे बांट के वोट ख़रीद रहे हैं। इससे पाकिस्तान की भी बहुत नेकनामी हो रही है और तहरीक इंसाफ का बयानिया भी अभी बहुत आगे जा रहा है। को दलील और नोट के आगे हमेशा नोट चलता है और नोट बांट रही है वफाकी हुकूमत वहाँ जाकर। पहले पटके बांटे गए हैं और अब नोट बांटे जा रहे हैं। तो जिनको पटके दिए हैं अब उनको नोट दे रहे हैं, उसके नतीजे में इलेक्शन हो रहा है। तो अब आप कहेंगे कि उनकी हुकूमत थी, हुकूमत तो इस्लामाबाद की चलनी है ना, पैसे तो उन्होंने देने थे ना, नोट तो इस्लामाबाद की हुकूमत जाके वहाँ बांट रही है। कोई वो मरियम नवाज या वहाँ तो वो तो नहीं वोट मांग रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं करता है। उस पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया है कि जी ये कौन से वफाकी वजीर हैं जिनकी फुटेज भी आ गई है, जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को ख़त भी लिखा है कि ये आपके वज़रा वहाँ पे नकद नोट बांट रहे हैं, इसकी ये खिलाफ वर्जी है। लेकिन वज़ीर आज़म भी चुप हैं और हम सब भी उस पर खामोश हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल इलेक्शन कवायद के मुताबिक है। और मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी आपके यहाँ सवाल के जवाब में कहा था कि जिस तेज़ी से पटके बांटे गए हैं और जिस तेज़ी से नोट बांटे जा रहे हैं, यही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का असल चेहरा है जो लोगों के सामने है कि पटके और नोट मिलकर जो वहाँ हुकूमत बनाएंगे वो सबके सामने होगी। इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। और बाकी जहाँ तक डिप्लोमेटिक फेलियर्स की बात है तो इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक फेलियर्स पर कोई मेरा मतलब है दो सवाल या कोई बात तो नहीं है। मसला कश्मीर पर ये ना OIC को अपने साथ खड़ा कर सके हैं, ना मेरा मतलब है मुसलमान ममालिक हमारे साथ खड़े हुए, ना हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हुए। एक तन्हाई मसला कश्मीर पर जो हमें नज़र आई है इस हुकूमत के दौरान, वो पहले तो कभी ना थी।
और मैं समझता हूँ ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कश्मीर का वकील बनूंगा, लेकिन वो ऐसे वकील थे जिनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले ही खड़े नजर आ रहे थे पूरी दुनिया में, कोई उनका साथ देने के लिए मौजूद नहीं था उस वकालत में। तो उसका भी हमें जो नुकसान हुआ है वो कश्मीर के लोगों को पता है, और उसी नुकसान को कवर करने के लिए वहां पर जो पटके और नोट की सियासत है वो चलाई जा रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब देखना यह है 25 जुलाई को ही फैसला होगा कि जो तनकीद सियासत थी उसने मरियम नवाज को कामयाबी दिलाई या नहीं। नाजरीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है वो वजीर आजम ने जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल कम करने का ऐलान किया है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना के अरकान और VIPs की गैर मामूली प्रोटोकॉल का सख्त नोटिस लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने वज़रा और दीगर VIPs के सिक्योरिटी को कम करके 2 एहलकारों तक महदूद करने की हिदायत भी की है। वजीर आजम की जानिब से सदर, वज़राए आला, गवर्नर्स की भारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर तशवीश का इजहार किया गया और इससे कबल वजीर आजम ने खुद भी निजी दौरों के लिए सिक्योरिटी ना लेने का ऐलान भी किया था। हमारा सवाल यह है कि वजीर आजम का खुद सिक्योरिटी कम करने के ऐलान के बाद काबीना अरकान का प्रोटोकॉल महदूद करने का जो हुक्म है, क्या ये अच्छी पॉलिसी है? डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब। जी, प्रोटोकॉल कम करने की पॉलिसी तो बिल्कुल अच्छी है, ये होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इस पे अमल होगा भी या नहीं, क्योंकि माजी में हम देखते हैं कि खान साहब इख्तिदार में आने से पहले हॉलैंड के और पता नहीं कहाँ के वज़ीर आज़म का हवाला दिया करते थे कि देखें वो साइकिल पे वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म है वो गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन जब से ये खुद बरसर इख्तिदार आए हैं, ये हेलीकॉप्टर में वहाँ बंदीगाला से उड़ते हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाते हैं, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर में उड़ के वापस आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है इनको तो प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही नहीं है इस तरह से। अच्छा, जो प्रोटोकॉल वापस इन्होंने लिया है वो अभी तमाम का तफसीलात आई नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। लेटेस्ट जो मैंने देख रहा था उसमें 7 नाम आए हैं कि जिनकी प्रोटोकॉल वापस लिया गया। उसमें असद कैसर वापस नहीं लिया गया, कम किया गया है। असद कैसर साहब का, कासिम सूरी साहब का, परवेज़ खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शीरी मज़ारी हैं, जिन्होंने इस पर उसका भी गुस्से का भी इजहार किया है कि भाई ये क्यों किया गया। तो पॉलिसी तो ये अच्छी है, बशर्ते कि इस पे अमल हो। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ पॉलिसी अच्छी, देखें इनको वैसे PTI को कुछ ज़्यादा खतरा रहा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 20 साल में सिक्योरिटी का खतरा देखें आवाम से नहीं होता, आवाम में से आम लोग कोई हमला नहीं करते। अगर हमले होते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच जो होती है, तो या तो वो दहशतगर्द, ज़्यादातर दहशतगर्द करते हैं ना। तो हम ये देखते हैं कि पिछले 20 साल बल्कि 40 साल में जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं वो या तो पीपल्स पार्टी के लोग हुए हैं ज़्यादातर, या ANP के लोग हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी के, और कुछ नून लीग के हुए हैं। अच्छा, और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो दहशतगर्द होते हैं वो बुनियादी तौर पे पसमानदा सोच के मालिक होते हैं। पसमानदा सोच होती है, वो माशरे को पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, क़दामत पसंद होते हैं, ये सोच होती है। तो वो कभी भी अपनी जैसी सोच के लोगों को निशाना नहीं बनाते। इनका पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का एक बिल्कुल एंटी तालिबान क्लियर वो रहा है स्टांस, जिसमें उन्होंने उन पर तनकीद की, जिसके नतीजे में इन्होंने मुतवातिर जो है इनके लोग ANP के भी और पीपल्स पार्टी के भी लोग गए हैं। तो PTI के जो वज़रा हैं इनको वैसे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन ये प्रोटोकॉल कम करना बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि इस पॉलिसी पे अमल हो जाए, कर लिया जाए। ठीक है, NBC आप क्या कहेंगे, जो प्रोटोकॉल महदूद करने का फैसला है वो ठीक होगा? मुझे तो वो भैंस याद आ रही है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी बेचारी, और उस पर पूरी गुजरी, उसको बेच दिया गया सादगी के नाम पर। उसके बाद गाड़ियाँ ख़त्म की गई सादगी के नाम पर, और फिर प्रोटोकॉल ख़त्म किया गया सादगी के नाम पर। फिर प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी का नाम दिया गया कि प्रोटोकॉल नहीं है ये सिक्योरिटी है। और फिर वही लाओ लश्कर, वही जम्मे गफीर, वही 40-40 गाड़ियाँ। ये सब तो नुमाइश है, और ये फ़ैसला भी नुमाइशी है। ये फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर मिल जाएगा प्रोटोकॉल। असल मामले की तरफ अब हम जा नहीं रहे। असल मामला मुल्क के मसाइल का हल है। आज लाइट नहीं है पूरे पाकिस्तान के कई इलाकों में, क्योंकि आपने उस लाइट का सिस्टम ठीक नहीं किया। बैड गवर्नेंस है आपकी। अपनी गवर्नेंस को तो ठीक करें, उसका प्रोटोकॉल ठीक करें भाई। आप फूड सिक्योरिटी की तरफ जाइए, आप फूड के जो स्टॉक्स हैं उनको प्रोटोकॉल दीजिए, आप फसलों को प्रोटोकॉल दीजिए, आप ज़रूरी इस्लाहात लेकर आइए, आप अदालती इस्लाहात लेकर आइए, आप पार्लियामेंट को पावरफुल बनाइए, ताकतवर बनाइए, जिसके आपने वादे किए थे। आप ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, आप लोगों का ख्याल रखिए, हेल्थ के बारे में ख्याल रखिए। हेल्थ कार्ड दे दिया आपने, मुझे पता है उसका क्या सूरत हाल है,
लोग किस तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा वो, ये भी पता है हमको। तो गाड़ियों की तादाद कम कर देना, पुलिस वालों की तादाद कम कर देना, प्राइवेट गार्ड्स को कई एक नया अफरी जन्म देगा। अब प्राइवेट गार्ड आपको पता है कितने खतरनाक होते हैं। वो आपकी गाड़ी में चलते हैं, टांगे बाहर निकाल कर, गने बाहर निकाल कर वो अपने साहब का को प्रोटेक्ट करते हैं वो, और एक खौफनाक रंग पैदा होता है पूरा माशरे के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये मसले का हल नहीं है, ये मसले से हमको हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश है, नहीं होनी चाहिए। आपके 3 साल गुजर गए भाई जी। अब 2 साल हैं, इंतखाबात आने वाले हैं, बकौल शेख रशीद अगला साल इंतखाबी साल होगा, तो कुछ कर लो नौजवानों, आने वाला है इंतखाब, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। जनरल साहब, जैसा कि डॉक्टर नाजिर महमूद ने भी कहा कि जो पीटीआई के मिनिस्टर्स हैं उनको गालिबन इतना कोई ख़तरा नहीं है, तो अगर प्रोटोकॉल महदूद करने का फैसला किया भी जाता है तो ये बेहतर होगा। आपके ख्याल में क्या ये बेहतर होगा? देखिए, मेरा ख्याल है ये अच्छा स्टेप है, क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बेहतर है। एक वक्त था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, तो ये एक नेसेसिटी थी, लोगों को सिक्योरिटी वगैरह मुहैया की गई, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर है। अच्छा, ये पहले भी जब सिक्योरिटी दी गई, एक शिकायत जो पुलिस ऑफिसर्स को थी वो ये थी कि उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ तो वो है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, वो तो जो है वो उसी पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके चले जाते हैं सिक्योरिटी ड्यूटी पे, और उसकी वजह से उनके पास पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सिक्योरिटी देने के लिए उतनी स्ट्रेंथ रहती नहीं। और अक्सर औकात दबी ज़मान में वो इस बात की शिकायत भी करते थे कि जी गवर्नमेंट को या तो हमें एडिशनल नफरी देनी चाहिए या ये लोग वापस आने चाहिए। तो अब चूंकि ये सूरत हाल बेहतर है, तो एक तरफ तो निस्बतन सादगी, फिर सड़कों पे जब इतनी गाड़ियों का लौ लश्कर गुजरता है तो ट्रैफिक वालों को भी प्रॉब्लम होती है, लोग जो आ जा रहे हैं उनके लिए भी मसला बनता है, वो भी आसानी। फिर लोग वैसे भी तनकीद करते हैं कि जनाब वज़रा का देखिए इनके क्या ठाठ हैं, तो मेरा ख्याल है सादगी नजर आएगी, वो बेहतर है। और उसके साथ साथ ये कि पुलिस के पास कुछ नफरी बेहतर हो जाएगी, ताकि वो अवामी जगहों पे सिक्योरिटी अपनी इंप्रूव कर सकें अगर वहां पे देनी पड़ेगी, और जो उनकी ड्यूटियां हैं जहां कहीं उनको नफरी की किल्लत होती है तो उनके लिए भी ये निस्बतन आसान हो जाएगा। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्टेप है जो कि मुफीद साबित होगा अगर इस पे अमल हुआ। जो डॉक्टर नाजिर बात कर रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो उन्होंने इफ डाल दिया था वो यही है कि अगर इस पे रिलीजियसली अमल किया गया, अगर अमल नहीं होगा तो फिर बात वहीं आ जाती है कि फायदा तो नहीं हुआ। ठीक हो गया। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि पहले ही इतना प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी जो है वो कम है, मुझे नहीं मालूम कि वजीर आज़म साहब ने ये फैसला क्यों किया, तो आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें अजीब सी बात है, आप होम मिनिस्टर से तो सिक्योरिटी वापस ले लेंगे लेकिन होम सेक्रेटरी की सिक्योरिटी रहेगी। आप, मेरा मतलब है कि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी कम कर देंगे लेकिन आईजी जो है वो उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यूज़ कर रहा होगा और गाड़ियाँ यूज़ कर रहा होगा। आप, मेरा मतलब है कि वज़रा की कम कर देंगे लेकिन आला अदलिया के जजेस की सिक्योरिटी उसी तरह कायम रहेगी। फिर और दूसरे सीनियर अफसरान हैं मुख्तलिफ इदारों के रियासती जिनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके काम की नौयत ऐसी है। लिहाजा यहाँ तो क्रॉस द बोर्ड होना है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी तमाम इदारों सब जगह होगा। और अगर आपने हर वक्त सिर्फ सियासतदानों को ही टारगेट करते रहना है और पैटी इश्यूज़ के ज़रिए आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करनी है और विन करने की कोशिश करनी है लोगों के सेंटिमेंट्स थ्रू कॉस्मेटिक एक्ट्स, तो ये कोई इतना फ्रूटफुल ना माजी में रहा है और ना अब रहेगा। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल इतना बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान में, जितना बड़ा इशू इकॉनमी है, जितना बड़ा इशू महंगाई है, जितना बड़ा इशू गुर्बत है, जितना बड़ा इशू सेहत है, जितना बड़ा इशू तालीम है। मेरा मतलब है कि वज़रा ने काम करना है, उनको काम करने के लिए अब हर वक्त हिट लिस्ट पे भी होते हैं, थ्रेट अलर्ट्स भी जारी होते हैं। ये जो सिक्योरिटी दी जाती है ये एजेंसीज के थ्रेट अलर्ट्स पे दी जाती है ना, कि अगर एजेंसी ने थ्रेट अलर्ट जारी किया कि फ़लाँ वज़ीर टारगेट हो सकता है, तो वो थ्रेट अलर्ट जब उसको आता है तो वो ले जाता है हुकूमत के पास कि जी मैं अंडर थ्रेट हूँ, मुझे सिक्योरिटी दे दें। तो क्या एजेंसियाँ अब थ्रेट अलर्ट्स देनी बंद कर देंगी वज़रा को कि अब वो टारगेट नहीं है, हम बिल्कुल क्लीन हो गए हैं? अफ़गानिस्तान में तो अब इतनी मैसी लड़ाई शुरू हो गई है जिसका इम्पैक्ट हमारे पाकिस्तान पे आना शुरू होगा, और ऐसे में हम कह रहे हैं कि हम बड़े पुरअमन हो गए हैं, हमें सिक्योरिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ा ही कॉस्मेटिक सा एक्ट है, और एक ऐसी हुकूमत
जिसके पास शायद परफॉर्म करने के लिए और आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उसने डेस्परेशन में दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्ट ले लिया है। वैसे तो हमने यहाँ सुना था 60 रुपये किलोमीटर हेलीकॉप्टर भी चला था, जो मेरा मतलब है कि गाड़ियों से सस्ता चल रहा था हेलीकॉप्टर, और फिर हमने देखा कि कहा गया कि कुछ भी नहीं होगा, इन चीज़ों पर अमल नहीं हो सकता क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स वाकई जेन्युइन होते हैं और ये कोई नॉन जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होते हैं। और अगर कहीं पंजाब में सूरत हाल बेहतर है तो सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, यकसा हो भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना, मैं इसको कोई खुशाइंद का बात नहीं समझता, मैं इसको नॉन इशू समझता हूँ। और मैं समझता हूँ सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। अगर किसी आदमी के लाइफ को थ्रेट है, सरकार का काम है उसको सिक्योरिटी देना। अब उसकी लाइफ को थ्रेट है, आप कहेंगे कि हमारी पॉलिसी है आपको सिक्योरिटी ना देना, तुम मर जाओ, ये कैसे जायज़ है कि उसकी लाइफ को थ्रेट है और आप सिक्योरिटी नहीं देंगे? और सिक्योरिटी अगर लाइफ को थ्रेट नहीं है तो आपने दी क्यों हुई है? ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अतर काज़मी साहब, जैसा कि एनबीसी ने भी कहा कि अगर जो प्रोटोकॉल महदूद किया जाएगा तो यकीनन जो प्राइवेट गार्ड्स का अफरीत है वो जन्म लेगा, जो कि ज्यादा परेशान कुन होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी को? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का कॉस्ट कटिंग की चीज़ है वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो वो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये भी बात हुई कि जो पसमानदा लोग सोच के लोग हैं उनको दहशतगर्द टारगेट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे भी हुक्मरान थे जो लाहौर में खड़े होकर तकरीर करते थे कि लाहौर में आके हमला मत करना, हमारी और तुम्हारी तो सोच ऐसी है। यहाँ पे ऐसे भी हुक्मरान थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लेके हमारी पार्लिमानी सियासत के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की। मसला ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, अगर कोई दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे ज्यादा बोला है तो वो मौजूदा हुकूमत बोली है, उन आलमी दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने हमारे मुल्क में ड्रोन मार मार के हजारों लोगों को मार दिया, जिन्होंने मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए। वो आलमी दहशतगर्द जो हैं, आप क्या समझते हैं कि उनकी नज़रों में हमारे वुज़रा और हमारे हुक्मरान नहीं खटखट उनके नज़रों में आते होंगे? उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहीं पे हमने देखा था कि कैंप ऑफिस होते थे, कितने करोड़ों रुपया खर्चा होता था, कितने कितने कैंप ऑफिस होते थे और सब कुछ सिक्योरिटी के नाम पे ही होता था। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जितनी सिक्योरिटी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। नाज़िर साहब, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, मैं तो हक़ाइक़ की बात कर रहा था कि जो हमले हुए, मैंने वो उस बात को कोई झुटला नहीं सकता। अगर है तो वो आदा तो शुमार दे दें कि सबसे ज़्यादा लोग जो निशाना बने वो पीपल्स पार्टी और ANP के बने, और वो बनने की बुनियादी वजह ये थी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ बयानात दिए, उनकी सियासत एंटी तालिबान थी। इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि मुझे तालिबान खान कहा जाता था, और क्यों कहा जाता था वो भी सब जानते हैं। और अब जिस तरह से इनके वज़रा शादियाने बजा रहे हैं तालिबान के आने पर, ये सोचे समझे बगैर कि इसके असरात आगे क्या होंगे, ये वही उसी तरह के शादियाने हैं जो इससे आज से 40 साल पहले बजाए गए थे। जब उस वक्त हमने कहा था, हमारे जैसे लोग जो हमारे सीनियर थे वो कहते थे कि आप ये मुजाहिदीन के को मदद ना करें, हम कहते थे तालिबान की ना करें, किए चले जा रहे हैं और फिर भुगतते हैं। ठीक है, ज्यादातर एनालिस्ट का मानना यही है कि ये पॉलिसी बेहतर नहीं है, क्योंकि जिसको सिक्योरिटी थ्रेट को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सेगमेंट को क्लोज करेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे, क्योंकि कराची में बारिश हुई और बिजली चली गई, इस पर। वेलकम बैक। कराची में मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही अवामी मुश्किलात में इजाफा शुरू हो गया है। बारिश शुरू होते ही शहर में बिजली की तरसील का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके बाद कई इलाकों से बिजली गायब हो गई है। शहर कायद के बासियों को महकमा मौसमियात की इस पेश गोई ने मजीद खौफजदा कर दिया है कि बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली गायब, शहरी से सख्त नाला। क्या ये मामला कभी हल हो सकेगा? NBC। शायद साहब पुरानी बात कर रहे हैं उसे आप, वही सूरत हाल है जो पहले थी, वही चाल बेढंगी है जो पहले थी। कई वाले मुझे नहीं समझ में आता कराची वालों से क्या बदला ले रहे हैं। मैं सुबह जाग रहा था जब बारिश शुरू हुई है, आप यकीन करें पहला कतरा गिरा था, पहला ड्रॉप, और उसके बाद लाइट चली गई थी। हमने बात की, SMS किया, वहाँ से जवाब आया कि हम देखते हैं। दूसरा एक जगह पे और कॉल की हमने हेल्पलाइन नंबर पर, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, क्या कोई खतरे की बात है, कोई मसला है। वहाँ से कुछ जवाब, फिर ट्वीट किया, ट्वीट से ऑटो जनरेटेड जवाब आता है। लिखा है मैंने अपने छोटा सा फेसबुक के ऊपर कि हम देख रहे हैं, टीम को बता दिया, उस पर काम करेंगी। वो कई घंटों के बाद आई, उसके बाद शाम को फिर चली गई। तो ये तो इस शहर के साथ हो रहा है मुस्तकिल, और उस वक्त तक होगा। हमने पहले बात गुफ्तगू की थी कि जब तक इस शहर को डिवाइड नहीं कर दिया जाए
मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में। कई को आपने ठेका दिया हुआ है, वो ठेका बढ़ाने जा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आपके कोई मसाइल होंगे उस ठेके के लिए। लेकिन अगर आपने इसको 5 से 6 कंपनियों में डिवाइड नहीं किया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और उस डिस्ट्रीब्यूशन पर नज़र नहीं रखी, तो ये कराची डिज़ास्टर होगा, कराची की इंडस्ट्री के लिए, आवाम के लिए। मुझे इंडस्ट्री की भी बहुत फिक्र है, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बहुत करती है फैसलाबाद की तरह। अगर वो नहीं हो पाया तो आप टारगेट कैसे मीट करेंगे? खुद गवर्नमेंट के लिए खतरनाक बात हो गई है। शहरी तो बेचारे अजाब सह रहे हैं, वो सहते रहेंगे। यूपीएस लगाया हुआ है, और उन्हें जनरेटर लगाया हुआ है, उनका ओवरहेड एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता नहीं जब तक ये मसला डिवीजन की बुनियाद पर हल नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। ठीक हो गया। जनरल साहब आप क्या कहेंगे? शाइस्ता, ये सवाल तब पैदा होता था अगर पिछले साल से आज तक कोई तब्दीली हुई होती, कोई काम हुआ होता। हुआ तो कुछ नहीं। पिछले साल भी नाले शाले साफ किए, पानी रवा किया, उसके अलावा कुछ नहीं। बारिशें आई, इसी तरह बिजली भी जाती रही, सड़कें भी डूबी रही, और पूरा साल हम कराची पैकेज की कहानी सुनते रहे। के इलेक्ट्रिक भी अपना काम उसी तरह कर रही है, उसमें भी कोई ना उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई, ना अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो वो तो जो है वो आप देख रहे हैं, ये इसी तरह लोग भुगतेंगे। और मेरा ख्याल है कि हमें शायद ये सवाल ही नहीं, इस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप तब्दीली होती कोई नहीं, जब आप कुछ करते ही नहीं है साल भर, तो अगले साल आपको जाके वही सीन दोबारा देखना है, वही नक्शा आपने दोबारा भुगतना है, तो फिर फायदा क्या हो? तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट किसी भी फील्ड में कराची में नहीं हुई। अब आके कहीं सुन रहे हैं कि वहां से वो कुछ, और पता नहीं एनबीसी उस पर रोशनी डालें कि कोई उन्होंने सिस्टम अभी वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, पता नहीं उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ या नहीं। लेकिन बाकी तो ना ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव हुए हैं, ना ट्रांसमिशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी। और ना ही वाटर सप्लाई सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, वही सिलसिला चल रहा है वहां पे। ये जो बाउजर्स वगैरह लेके लोगों को पानी बेच रहे हैं, वो तरह चल रहा है उसी तरह। तो कराची में मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी ने कोई तवज्जो दी है कि कोई हालात को इम्प्रूव किया जाए। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। नहीं, देखें, बात यह है कि कराची पर जुल्म की दास्तान तो बहुत तवील है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का जो मामला है ये तो सीधा सीधा वफाकी हुकूमत का मामला है। अब इसमें तो आप पीपल्स पार्टी के 13 साल को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, और 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को। हर साल व्यूज़ मेकर्स पे हम यही बात करते हैं जब गर्मियाँ आ जाती हैं कि लोड शेडिंग है, और जब बारिशें हो जाती हैं कि घंटों घंटों कराची में लाइट नहीं है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तीसरा साल है, और आप, मेरा मतलब है, वहीं पे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और कुछ नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट के पास ना कोई गेम प्लान है, ना कोई, मेरा मतलब है, रोड मैप है, ना ये कुछ करना चाहते हैं। मोटरसाइकिलों पे जाके असद उमर साहब कराची में रैली तो निकाल देते हैं। आज जाए ना कराची और मोटरसाइकिल पे रैली निकालें, देखें कितने लोग उनके साथ चलते हैं। तो मेरा मतलब है कुछ वफाकी हुकूमत को कराची का ख्याल करना होगा और कराची के लिए कुछ करना होगा। इस तरह तो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है जब कराची को नुकसान हो रहा है। कराची का नुकसान कराची का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। हमारा 70% रेवेन्यू वहाँ है, यानी कराची का नुकसान पूरे मुल्क का नुकसान है। आपका पॉइंट आ गया। अतर काज़मी साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, कराची में वहाँ पे जब पानी इकट्ठा होता है, पानी जमा होता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, ये किसने ठीक करना था? कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बेहतर करना है? वफाकी हुकूमत की कुछ हद तक तो जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ पे जो बरसरे इक़्तिदार हैं उन्होंने शहर के अंदर किया क्या है? कराची के लोगों के साथ जितनी ज्यादा नाइंसाफी हुई है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल ओनरशिप लेता है, ना उनके हवाले से उनके जो दीगर मसाइल हैं ये उसी का तसलसल है। आप उनके जॉब्स का मसाइल देख लें, आप उनके दीगर मसाइल देख लें। कराची के जो लोग हैं उनको एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया गया है इस वक्त सिंध के अंदर, और ये उसी वही वजह है कि उनको जिस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है, फिर इदारे भी उनको नजरअंदाज करते हैं, और इस किस्म की सूरत हाल है वहाँ पे। ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर साहब, भाई आप जो सवाल कर रही हैं कि ये मसला कभी हल होगा, तो कभी तो होगा, कभी ना कभी 100-50 साल में शायद हो जाए, लेकिन अभी हाल में मुझे ये ठीक होता नज़र नहीं आता, इसलिए कि इसकी बुनियाद इस पर है कि आपने बिजली की फराहमी जो कि रियासती जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको प्राइवेटाइज आपने कर दिया। हमारी ये नाकामी है 70-75 साल की कि जो बुनियादी चीज़ें थी, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, पावर, इन चीज़ों को आप कभी भी प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देते। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को ये चीज़ें आसान नरगों पर मुहैया करें। हम नहीं कर पा रहे, तो बुनियादी वजह यह है। अब ये प्राइवेटाइज कर दिया, अब इन्होंने क्या किया है, अब कोई इंप्रूवमेंट होने के बजाय आप जाकर देखें
तारों के गुच्छे होते हैं। किसी भी गुंजान इलाके में आप कराची के चले जाए, तारों के गुच्छे होते हैं, मीटरों के गुच्छे होते हैं, घरों के ऊपर से तारें जा रही हैं। तो अब ये सिस्टम इतना पुराना, 50 साल पुराना सिस्टम है जिसको नया बनाने की जरूरत थी, वो नहीं बनाया गया। जब तक कि ये पूरा सिस्टम ओवरऑल नहीं होगा उस वक्त तक ये ठीक नहीं होगा। और एक और बात ये है कि पैसे हमसे चार्ज किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कमा रही है, 50-50 हजार के बिल भरती है जो देने पड़ते हैं। ठीक हो गया। मामला कभी हल हो सकेगा या नहीं, फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। इसके साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।